दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में डीडी नगर क्षेत्र के एक दिपरा नाला नाम का बस्ती रहता है। बस्ती के कुछ दूरी पर एक बहुत ही खतरनाक दुर्गंध आ रहा था। जैसे जैसे हवा का झोंका बढ़ रहा था वैसे वैसे दुर्गंध भी बढ़ रहा था। दुर्गंध से अगल बगल के लोग बहुत ही काफ़ी परेशान हो गए थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर दुर्गंध किस चीज़ का है, आखिर ये दुर्गंध क्यों आ रहा है। इस बात की जानकारी के लिए अगल बगल के लोग जिस तरफ से जो दुर्गंध आ रहा था उस तरफ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दुर्गंध किस चीज़ का है और कहाँ से आखिर ये दुर्गंध आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ से दुर्गंध आ रहा था, जहाँ से बदबू आ रहा था, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक संदूक रखा है और संदूक जो है बिल्कुल नया था, चमचमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि संदूक जो है 1-2 दिन पहले ही किसी ने खरीदा है और खरीद करके वहाँ पर रख दिया था। लेकिन ये उसमें से दुर्गंध आखिर क्यों आ रहा था, ये सोचने वाली बात था। तमाम मीडिया वालों की तरफ से जो जानकारियाँ मिल रही है कि ड्रम में लाश पैक हो जा रहा है, बैग में लाश पैक हो जा रहा है। इसी बात को सोचते हुए भीड़ ने, जो भी लड़के थे वहाँ पर पहुँचे थे, किसी ने उस बक्से को नहीं छुआ और उस संदूक को नहीं छुआ और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जो डीडी थाना था वो उसको इन्फॉर्म किया जाता है और थाना वहाँ पर आता है, पुलिस वाले आते हैं और संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं। संदूक खोलते हैं तो उसमें से एक लाल कलर का जो है ट्रॉली बैग निकलता है। और सोचने वाली बात ये था कि ट्रॉली बैग में आखिर क्या है। थोड़ी देर के बाद जब ट्रॉली बैग को खोलने की कोशिश की जाती है तो ट्रॉली बैग जो है वो अपने आप फटा हुआ था और फटे हुए हालात में ट्रॉली बैग से कुछ सीमेंट नज़र आ रहे थे। पुलिस सीमेंट को देखकर चौंक जाती है कि ट्रॉली बैग में सीमेंट भाई क्या कर रहा है और इसमें से बदबू क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद बैग को फाड़ा जाता है, फाड़ करके देखा जाता है कि उसमें से एक लाश निकलती है। लाश का उम्र पुलिस वालों के अनुसार बताया गया कि लगभग 57-58 साल का किसी बुजुर्ग व्यक्ति का वो लाश था। ये लाश आखिर किसका था और वो लाश इस संदूक में कैसे आया, चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं और इस कहानी के माध्यम से जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये आखिर लाश उस संदूक में कैसे आया और क्यों आया। थोड़ी देर के बाद पुलिस की दूसरी टीम आती है और जांच पड़ताल करती है और देखती है कि जो बक्सा है उस पर एक नाम लिखा गया था। किसी दुकानदार का नाम वो प्रतीत होता था, क्योंकि कोई नया बक्सा अगर लेता है तो दुकानदार अपना नाम उस पर लिख देता है कि अगर दोबारा वो कस्टमर उसी चीज़ बक्से को या किसी चीज़ को लेने के लिए काम पड़ेगा तो वो उसी दुकान के पास जाएगा। और उस बक्से पर नाम लिखा गया था हाबू भाई। उस बक्से पर हाबू भाई के नाम को देख करके अगल बगल के बाज़ार में पुलिस जाती है और जांच करती है, तहकीकात करती है और जानने की कोशिश करती है कि ये हाबू भाई आखिर है कौन। थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाता है कि बगल में कोई गोला बाज़ार नाम का बाज़ार है और वहीं पर दुकान नंबर 5, जहाँ पर बक्सा और अनाज रखने वाला जो सामान बिकता है, वो दुकान नंबर 5 पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो हाबू भाई का दुकान है। दुकानदार को बुलाया जाता है पुलिस के द्वारा और पूछताछ किया जाता है कि ये जो बक्सा है तुमने किस किस को बेचा है।
अबू भाई थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने कस्टमर लोग आते हैं, हम किस किस को याद करें। तो उस बक्से के पास उस व्यक्ति को ले जाया जाता है कि इस साइज के बक्से को तुमने किसको बेचा था। अबू भाई अपना हैंड राइटिंग समझ जाते हैं कि हैंड राइटिंग मेरा ही है और ये बक्सा भी, ये संदूक भी मेरे दुकान से ही लिया गया है। थोड़ी देर के बाद वो जब याद करते हैं तो उनको साफ साफ याद आ जाता है कि 2 दिन पहले ही एक पति और पत्नी दोनों लोग मेरी दुकान पर आए थे और इस बक्से को खरीद करके ले गए थे। पुलिस पूछती है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, तो नाम नहीं बता पाते हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि उन दोनों ने अपने फेस पर जो है मास्क लगाया हुआ था दोनों ने, और वो इलेक्ट्रिक बाइक से आए थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको याद आता है कि उन्होंने कैश पेमेंट नहीं किया था, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की थी। जब ऑनलाइन पेमेंट की बात पुलिस सुनती है तो उसकी आंखें चौंक जाती है और वो प्रसन्नता से पूछती है कि आखिर बताओ कि वो किस नाम से तुम्हारे पास पेमेंट की थी, तो बताते हैं, देखते हैं काफ़ी देर के बाद ऑनलाइन जो डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि अंकित अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति था, अंकित उपाध्याय नाम का कोई व्यक्ति था, और उसी ने इस संदूक को खरीदा था 2 दिन पहले। थोड़ी देर के बाद पुलिस अगल बगल से पूछताछ करके अंकित उपाध्याय के पास पहुंचती है, उसके फ्लैट पर पहुंचती है जहां पर अंकित उपाध्याय रहते थे। लेकिन अगल बगल पास पड़ोस से पता चलता है कि अंकित उपाध्याय आज शाम को ही निकल चुके हैं, लगभग 8 बजे रात को ही वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। दोनों पत्नी पत्नी यहाँ नहीं रहे, अभी इस टाइम अभी यहाँ पर नहीं है और वो दिल्ली चले गए हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस जो है चौकसी दिखाती है और जल्दबाजी करती है और दिल्ली जिस जिस एयरपोर्ट से वो लोग दिल्ली गए थे उस एयरपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं, और वो फ्लाइट जहाँ पर जाती है उस जहाँ पर फ्लाइट रुकने वाली थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, उस एयरपोर्ट को दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है। सीआरपीएफ के जवान जहाँ पर जिस एयरपोर्ट पर तैनात थे, नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म किया जाता है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कुछ फुटेज जो है पुलिस ने इकट्ठा किया था, और अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी का जो है फोटो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निकाला था। उस फोटो को, उस ऑटोग्राफ को दिल्ली पुलिस को सेंड करती है और उसी फोटो के आधार पर दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन 24 जून 2025 को दिल्ली पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में जो डीडी नगर थाना है वहाँ पर लाती है पुलिस दोनों को और कड़ी पूछताछ करती है। जब पूछताछ अंकित उपाध्याय से किया जाता है तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हमने किसी संदूक को नहीं खरीदा है, किसी को मारा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पुलिस अपने तरीके से पूछने लगती है, खातिरदारी करने लगती है उस अंकित उपाध्याय को, तब वो अपना मुंह खोलते हैं और साफ साफ बता देता है कि हमने इस बक्से को, इस संदूक को खरीदा था और किशोर चंद्रा, 58 वर्ष का किशोर चंद्रा जो लाश है उस संदूक में, वो किशोर चंद्रा की है। जब ये पुलिस पूछती है कि तुमने आखिर उस 58 वर्षीय किशोर चंद्रा को जान से क्यों मार दिया भाई, तो वो मुंह खोलता है कि एक फ्लैट जो कि
किशोर चंद्रा के नाम से बुक था। एक घर जो कि किशोर चंद्रा के नाम से बुक था, उस घर को किशोर चंद्र बेच रहे थे और उस घर की कीमत लगभग 50 लाख रुपए लगाए थे। और जो अंकित उपाध्याय था वो पेशे से वकील का भी काम करता था और साइड से मकान, जमीन इत्यादि बेचने और खरीदने का भी काम करवाता था और करता था, यानी कि बिचौलिए का काम करता था। तो मामला ये आ गया कि किशोर चंद्र वकील होने के नाते इसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको मकान को बेचना है। और किशोर चंद्र है जो है किसी को बेचने के लिए रेडी भी करवा लेता है 50 लाख रुपए में। लेकिन जब ऐन मौके पर पैसा लेन देन की बात आती है तो किशोर चंद्र अपने बात से मुकर जाते हैं और मकान के मोह माया में पड़ करके मकान को नहीं बेचने का फैसला करते हैं और बोलते हैं कि हम इस मकान को अभी नहीं बेचेंगे। किशोर चंद्र और उस वकील जो कि पेशे से वकील भी है अंकित उपाध्याय, दोनों के बीच बहस हो जाती है, तीखी नोक-झोंक भी हो जाती है। लेकिन मालिक जो है किशोर चंद्रा है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद पुनः जो किशोर चंद्र है वो अंकित को कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि उस मकान को हम नहीं बेचेंगे, मेरे नाम से एक और मकान है जो कि 30 लाख में बेचेंगे, उस मकान को बेचना चाहते हैं। अंकित उपाध्याय का काम भी यही था, मकान को खरीदना, ज़मीन को खरीदना, बेचना। तो उसने एक और ग्राहक को तैयार किया और 30 लाख रुपए में उस मकान को बेचवा दिया। मकान को बेचवाने के बाद रजिस्ट्री भी हो गया, लेकिन 30 लाख में से 3 रुपया भी उस किशोर चंद्र जो कि 58 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला था। सारा पैसा इस अंकित उपाध्याय नाम के जो वकील थे इनके पास था। अब जो अंकित उपाध्याय थे जो कि पेशे से वकील भी है, ये सारा पैसा शेयर मार्केट और जुआ ताश और मौज मस्ती करने में सारा पैसा उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। इधर जब किशोर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अंकित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा पैसा दीजिए, जो भी पैसा है। लेकिन अंकित मना कर देता है और टालने लगता है, आज कल परसों तरसों नरसों 10 दिन 20 दिन ऐसे टालने लगता है। इस बीच दोनों के बीच में तीखी नोक झोंक भी होती है, लेकिन वो नॉर्मल था। तीखी नोक झोंक बातचीत जो भी है वो नॉर्मल था। इस बीच किशोर चंद्र का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनके पैर में चोट लग जाता है, हाथ में भी चोट लग जाता है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है किशोर चंद्र को एक्सीडेंट के बाद, तो किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो अंकित जो है उनके पास जाता है और बोलता है कि जितना भी खर्च आपको आएगा वो खर्च हम देंगे और जो पैसा आपको देना है 30 लाख रुपया, उसमें से धीरे धीरे माइनस होता चला जाएगा। जो किशोर चंद्र थे वो इस बात को मान जाते हैं और वो बोलते हैं चलो ठीक है, इसी बहाने हमारा पैसा भी कट जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम होता रहेगा। थोड़े दिन के बाद जब किशोर अंकित उपाध्याय इनके घर आकर के इनका सेवा टहल करता था, खाना बनाना, खाना देना, उठाना बैठाना जो भी काम था अंकित करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है किशोर चंद्र की फरमाइशें बढ़ने लगी, ये लाओ, वो लाओ, ऐसे करो, ये करो, वैसे ना करो। इस बात से लेकर के जो है पेशेवर वकील अंकित उपाध्याय नाराज़ होने लगा और नाराज़गी उनके सामने व्यक्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने किशोर को अपने फ्लाइट पर बुलाया और 23 तारीख को उसने अपने फ्लाइट, लगभग 22 तारीख के दिन 8 बजे अपने फ्लाइट पर इनको ले गया, अपने मकान जहाँ पर वो लोग रहता था वहीं पर ले गया। पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि
किशोर चंद्र को रात 8 बजे 9 बजे रात को पोहा खिलाया गया और पोहा खाने के बाद जो है किशोर चंद्र नींद में सोने लगे। इस बीच पैसे की लालच तो इसके पास था ही कि अब पैसा तो मेरे पास है नहीं कि इसको दिया जाएगा, और किशोर चंद्र अकेला रहता था, इसको ना कोई पूछने वाला था ना कोई जांचने वाला था। इस बात का फ़ायदा उठा करके अंकित उपाध्याय उसकी हत्या करने की सोच में लग गया, और इसका साथ देने में उसकी पत्नी शिवानी उपाध्याय, इसने भी उसका भरपूर साथ दिया, और दोनों ने मिलकर किशोर चंद्र की गला घोट करके हत्या कर दिया। गला घोटने के बाद जब किशोर चंद्र दम तोड़ देता है, मर जाता है, तो भी उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है कि ये मर चुका है। किसी धारदार हथियार से, चाकू से या किसी और चीज़ से किशोर चंद्र के गर्दन को काट दिया जाता है। गर्दन को काटने के बाद उसके शरीर से बहुत सारे खून निकलते हैं, लहूलुहान हो जाता है। इस चीज़ को देख करके जो किशोर है और उसकी पत्नी काफ़ी घबरा जाते हैं और 30 किलो सीमेंट का अरेंज करते हैं, 30 किलो सीमेंट का व्यवस्था करते हैं, और उस सीमेंट को घोल बना दिया जाता है। और घोल बनाने के बाद किशोर चंद्र के पूरे शरीर में उस सीमेंट के लेप को लगाया जाता है, जिससे जो है ब्लड जो है वो रुक जाता है और वो एक ठोस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। और उस शरीर को, किशोर चंद्र के डेड बॉडी को एक लाल रंग के ट्रॉली बैग में, जो कि उस बैग में नहीं आ रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको तोड़ मरोड़ करके, उसके लाश को तोड़ मरोड़ करके उसमें उस बैग में ठूस दिया जाता है, और ऊपर से फिर से सीमेंट का घोल छिड़क दिया जाता है, ताकि जो दुर्गंध है वो नहीं बाहर आए और हमारी बात को कोई जाने ना, किसी को कानो कान खबर ना लगे। सीमेंट मारने के बाद बढ़िया बढ़िया जो होते हैं, सेंट होता है, जो परफ्यूम होता है, उससे उसकी सहायता से दुर्गंध को मारने की कोशिश की जाती है, और परफ्यूम को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बैग के ऊपर मार दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब सुबह होता है तो दोनों जाते हैं बगल के बाज़ार में, गोला बाज़ार जिसको बोलते हैं, वहाँ से संदूक खरीदा जाता है। संदूक खरीद करके लाया जाता है और ला करके उसमें भर दिया जाता है किशोर चंद्र की लाश को। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने उस लाश को अपने लिफ्ट से कैसे उतारा, तो बताते हैं कि 2 मज़दूर को हायर किया था। 2 मज़दूर भी अपने, जो मज़दूर आए थे वो लोग भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे, ताकि कोई पहचाने ना। जब मज़दूर नीचे लाश को उतार रहे थे, जो कि संदूक में पैक था, तो एक ऐश्वर्या नाम का लड़का जो है देख रहा था काफ़ी गौर से कि आखिर इस संदूक में है क्या, जो इतना भारी है, दो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तो पूछते हैं तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो लड़का वहाँ से चला गया। सीसीटीवी कैमरा में पुलिस बताती है, देखती है, तो पता चलता है कि कोई ऑल्टो कार था जिसका नंबर प्लेट, जो नेम प्लेट है, वो टूटा हुआ था, और उस कार के सहायता से कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जो है उस बक्से को, उस संदूक को फेंक दिया जाता है। और चूँकि अंकित जो है पेशे से वकील था, अपना शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और सारे सबूत को मिटाने की भी कोशिश की। पुलिस जानकर भौचक्के हो जाती है, हैरान हो जाती है कि इतना दिमाग लगाया इसने, इतना बेरहमी से उस व्यक्ति को मार डाला। काश ये ऐसा नहीं करता तो इसकी भी ज़िंदगी बख्श दी जाती। अब बाकी की ज़िंदगी इसकी नरक हो गई और ये जेल की हवा खा गया। और साथ ही साथ उसकी पत्नी भी उसकी सपोर्ट की थी, इसीलिए उसकी पत्नी को भी जेल भेज दिया गया और दोनों की कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद, उद्देश्य समाज को जागरूक करना है और
बताना कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं देते हुए अपने जीवन को कैसे खुशहाल किया जाए, कैसे सुसज्जित किया जाए, कैसे संवारा जाए, सजाया जाए, इस बात पर ध्यान दिया जाए, न कि ऐसी बातों पर ध्यान दिया जाए। तो आपका इस वीडियो के प्रति क्या राय है, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।